हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का हम लोग नॉर्मल क्लास लेने वाले हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है क्लास 9th के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 9th का नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे डिटेल से। हम लोग जो प्रकार होते हैं संख्या के, बहुत सारे प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, परिमेय संख्या, उपरिमेय संख्या। तो इनको डिफाइन किस प्रकार करेंगे, हम किस प्रकार समझेंगे, तो आइए हम लोग समझते हुए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, तो वैसी संख्या जो एक से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 4 फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी इसे आप परिभाषित इस प्रकार भी कह सकते हो, वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्रकार भी इसे यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक बात समझने वाली है नोट पॉइंट में, इसे हम लोग हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं कि हिंदू अरबिक संख्या किसे कहते हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं, यानी हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। ओके, इसे हम लोग कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या पे। वैसी संख्या जो 0 से अनंत तक हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना, यानी कि अनंत तक हो सकता है, 0 से लेकर के अनंत तक। यानी कि हम प्राकृतिक संख्या के आगे अगर जो हम शून्य लगा दें तो वो जो है बन जाता है पूर्ण संख्या। ओके, इसे जो है W से व्यक्त किया जाता है। ओके, पूर्ण संख्या का हम लोग, पूर्ण संख्या को हम लोग हिंदी इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, तो इसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या से मिलकर बना संख्या पूर्णांक कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ऋण संख्या मतलब क्या होता है, निगेटिव वाले संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सभी पूर्ण संख्या कौन है आपका, ये वाला रहा 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है पूर्ण संख्या भी शामिल होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिया है माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, फिर 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे जाएगा। ओके, उस प्रकार यहाँ पे इसे आप डिफाइन करोगे। ओके, इसे जो है जेड से डिनोट करते हैं। ओके, इसे जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि व्यक्त किया करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो पूर्णांक जो होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ जाता है हमारा 1 2 3 4 एंड इसी प्रकार ये इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, अब ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या हो सकता है -1 -2 -3 एंड इसी प्रकार ये माइनस इन्फिनिटी तक ये भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सम संख्या में, यानी कि इवन नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 10 42 46 482, ये सभी के सभी क्या है संख्या 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगे। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं, इस प्रकार भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ओके, यानी इस प्रकार भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जितने भी संख्या 2 से विभाज्य हो रहे हैं उनका इकाई अंक क्या है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है। यानी कि इसी 5 में से कोई एक संख्या होगा इकाई स्थान पे, तभी वो 2 से विभाज्य होगा। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। ओके, विषम संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 1 3 11 19 17 2 13, है ना, इस प्रकार 48,997 इसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट रहा। ओके,
अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो जितने भी संख्या आपको दिख रहा है, ये कोई भी ऐसा कोई संख्या यहाँ पे नहीं है जो कि 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी कि शेष कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, जीरो शेष इसमें नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी इकाई का स्थान पे अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 संख्या में से कोई भी अंक, कोई भी संख्या आपको दिखे, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे इन 5 में से कोई भी संख्या दिखे, तो वह क्या होगा, सम संख्या होगा। यानी कि ये सब संख्या दिखेगा तो वो 2 से कटेगा ही नहीं पूर्णतः, यानी कि शेष कुछ ना कुछ बचेगा। ओके, तो इस प्रकार आप इसे या तो चाहे तो आप इस प्रकार डिफाइन करें या फिर इस प्रकार डिफाइन करें, दोनों डिफाइन आपका सही होगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। ओके, अभाज्य संख्या एक से बड़ी बेप्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, दो होती है, यानी दो जो है, 2 से बड़ा जितना भी संख्या हो, तो उन संख्या में से वैसे संख्या को आप निकालिए जो कि ये वो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। ओके, तो यानी हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, सेकंड परिभाषित हम इस प्रकार कह सकते हैं इसे, वैसी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से क्या हो, कम हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक से बड़ी बोला गया है, तो इसमें एक क्यों नहीं हुआ, एक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो गुणनखंड होना चाहिए 2 गुणनखंड होना ही चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तभी वो अभाज्य संख्या होगा। अच्छा, अगर आप एक लेते हैं तो एक से कट रहा है, फिर एक से ही कट रहा है, तो 2 गुणनखंड तो आ ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, एक से बड़ी बेप्राकृतिक संख्या, यानी कि 2, 3, 5, 7 इस प्रकार संख्या आप लोगे जो कि एक से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। ओके, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 होगा, ना 2 से कम होगा ना 2 से ज़्यादा होगा, तो दोनों तरफ से आप परिभाषित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 51, 23, 29 etc एटसेट्रा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे जितने भी संख्या हैं वो या तो एक से कट रहे हैं या फिर खुद उसी संख्या से वो कट रहा है। ओके, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक और दूसरा वो खुद संख्या। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग समझते हैं। एक से बड़ी बेप्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें जो है आपका 2 गुणनखंड होगा, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा, कम से कम 3 गुणनखंड होगा। भाज्य में क्या होगा, कम से कम 3 गुणनखंड होगा, यानी कि एक से बड़ी बेप्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि 3 संख्या से तो कम से कम विभाजित होना ही चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगा। अब जैसे देखिए 4 क्या है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और खुद 4 से भी विभाजित है, यानी कि 3 इसमें भी, इसका गुणनखंड भी 3 हो गया। उसी प्रकार 6 ले लीजिए, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 खुद से भी विभाजित है, यानी इसमें 4 गुणनखंड हो गया। तो यानी कम से कम 3 गुणनखंड तो होगा ही होगा, तभी वो संख्या भाज्य संख्या होगा, यानी कि कंपोजिट नंबर होगा। ओके, उसी प्रकार परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ओके, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसका शर्त है जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है यानी कि बटा में जो आपका है q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो यहाँ पर देखिए 4 क्या है, q है, तो q के स्थान पे 0 नहीं है, 4 है, तो ये हमारा भिन्न के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ओके, 5/7 नीचे हमारा क्या है, q के रूप में 7 है, तो ये हमारा 0 नहीं है, और ऊपर में 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा भिन्न के रूप में है, ये p/q के रूप में है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या, यानी इर्रेशनल नंबर। ओके, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5 ऑन एंड रूट, हम पाई भी क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब बोलोगे पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं। ओके, तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ओके, उसी प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो यानी जिनका पूर्ण वर्ग निकल जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप तो वर्गमूल निकालने के लिए जानते ही होंगे। जैसे देखिए 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार 4 का वर्गमूल अगर जो आप रूट इस पे चाहते हैं तो ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल इसका निकल जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। यानी कि इस पर अगर जो हम अंडर रूट यहाँ पे लेते हैं तो सारा का सारा जो है परफेक्ट नंबर के रूप में आएगा, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, उसी प्रकार पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण घन निकल जाए उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 8, 27, 64, 125। ओके, अब 1 का क्यूब तो आपको निकालने के लिए आता ही होगा। ओके, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 8 का क्यूब क्या होगा, 2 होगा। 27 का 3 होगा, और उसके बाद 4 का हो जाएगा 64। 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ओके, तो ये सारा जो संख्या है वो क्यूब के रूप में, पूर्ण क्यूब के रूप में है। ओके, तो ये आपका हो गया पूर्ण घन संख्या का एग्जाम्पल। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप खुद से ले सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या पे जो है पावर 3 कर दे और उससे आप लिख दे तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ओके, तो वैसी दो संख्या का युग्म मतलब जोड़ा, तो वैसी दो संख्या का युग्म यानी जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो वैसी संख्या या फिर हम इसे सेकंड परिभाषित इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं, वैसी संख्या का युग्म जो केवल और केवल 1 से विभाजित हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए मैंने एक संख्या का जोड़ा लिया 2 और 7, इसका अगर आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो। अब देखिए 2 और 7 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। ओके, ये हो गया 1, फिर 1 दूनी 2, तो यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक कितना आया, 1 आया। ओके, तो महत्तम समापवर्तक 1 आया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक सहअभाज्य संख्या है। ओके, तो ये आपका हो गया सहअभाज्य संख्या। ओके, तो यहाँ पे दूसरा जो परिभाषा है वो भी आप समझें, वैसी संख्या का युग्म जो केवल और केवल 1 से विभाजित हो। देखिए ये देखिए 2 क्या है, 1 से विभाजित हो रहा है, और 7 भी 1 से विभाजित हो रहा है। अगर जो हम 2 को 2 से विभाजित करते हैं तो क्या ये 7 2 से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं ना। तो यही कारण है कि वो 1 से ही विभाजित होगा, जो कि दोनों विभाजित होना चाहिए उस संख्या से। ओके, तो वो कौन सा संख्या है जो कि इससे विभाजित, दोनों को विभाजित कर रहा है, तो वो है 1। अब यहाँ देखिए 1 और 5 में ऐसा कौन सा संख्या ले जो कि दोनों को विभाजित कर दे, तो ऐसा एक ही संख्या है जो कि 1 है, 1 जो है इन दोनों को विभाजित कर देगा। उसी प्रकार 24 और 23 में देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो कि इन दोनों को विभाजित कर दे, तो वो सिर्फ एक ही है जो कि इन दोनों को विभाजित कर सकता है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार आपका सहअभाज्य संख्या आप इसे समझ सकते हैं। गॉट इट। तो इस प्रकार आप चाहे तो ये फॉर्मूला, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। परफेक्ट तो यही होगा मेरे ख्याल से नीचे वाला। गॉट इट। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ओके, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल, देखिए ये जो होता है ना परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, वो 3 कंडीशन, 3 शर्त हमें निकल करके आता है। या तो वो शांत होता है, या तो वो अशांत आवर्ती होता है, या फिर वो अशांत अनावर्ती होता है। ओके, अब यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके। शांत होगा, जब हमारा भिन्न शांत होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, शेषफल जो है हमारा वो 0 आएगा। ओके, शेषफल क्या आएगा भाई, 0 आएगा। जिसमें 12/2, तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे 2 छक्के 12, तो इसमें क्या है
हमारा जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। अगर जो हम 2 से 6 को भागा देते हैं तो 2 तिया 6, तो शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा भिन्न दिया हुआ है वो हमारा शांत भिन्न दिया हुआ है। उसी प्रकार 1024 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये भिन्न भी आपका शांत होगा। ओके, उसी प्रकार है अशांत आवर्ती या फिर इसको हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिए हैं 1/3 और 1/7। आइए हम लोग इससे पहले हम लोग करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये पुनरावृत्ति शेषफल की हो रही है, तब हम इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए हम लोग लेते हैं 1/3 है ना, तो हम 3 को हम 1 में भागा देंगे, इसका मतलब तो यही है। ओके, तो दशमलव दिए यहाँ पे, 0 बैठा करके दशमलव दिए, फिर यहाँ 0 उतारे, 3 तिया 9। ओके, तो ये आपका हो गया 9। फिर आप यहाँ पे इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो फिर 1 आएगा। फिर आप यहाँ क्या करोगे, 0 दोगे, उसके बाद फिर 3 तिया 9, तो इस प्रकार फिर आपका यहाँ पे 1 आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, 0 देंगे, फिर 3 तिया 9। सो इस प्रकार ये सिलसिला क्या होगा, चलता रहेगा और शेषफल जो है आपका दोहराता रहेगा, पुनरावृत्ति होता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार ये आपका रिपीट होता रहेगा। ओके, तो इस कंडीशन में जो होता है, इस कंडीशन में जो हमारा भागफल आता है वो हमारा, हम इसे बार के रूप में लिखते हैं। ओके, तो ये हम आपको दशमलव दे करके कौन संख्या रिपीट हो रहा है, वो 3 है जो कि रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि 3 पर ये बार आ जाएगा, इसे कहते हैं बार। ओके, तो इसे हम लोग बार के रूप में, हम इसे बार का सिंबल समझते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम इसे आप या तो इस प्रकार लिखें या फिर आप इस प्रकार लिखें। ओके, तो आपको इस प्रकार ही लिखना है। गॉट इट। चलिए, उसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जांपल ये है 1/7, तो इससे भी आप करोगे तो आपका शेषफल जो भी आएगा वो वही शेषफल आता रहेगा। ओके, तो आप खुद से करिएगा। उसी प्रकार अशांत अनावर्ती या फिर इसको हम अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ये समझिएगा। यहाँ देखिए अशांत आवर्ती है, यहाँ पे अशांत अनावर्ती है। ओके, यानी आवर्ती और अनावर्ती में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पे आवर्ती और अनावर्ती में अंतर है। ओके, यही अंतर है यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार इसे यहाँ पे समझिएगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, शेषफल की पुनरावृत्ति होती नहीं है। ओके, तो इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एग्जांपल √2। ओके, तो √2 को क्या है, √2 का क्या होता है मान, 0.4142 इस प्रकार ये चलता रहता है। तो ये क्या होगा, इसमें आपका जो है शेषफल जो है पुनरावृत्ति नहीं होगी, शेषफल चेंज होता रहेगा। ओके, और भागफल भी जो है चेंज होता रहेगा। ओके, कुछ भी आपको रिपीट नहीं होगा। ओके, उसी प्रकार पाई भी आपका क्या हो गया, ये एक उपरिमेय संख्या के रूप में आता है। ओके, सो इस प्रकार पाई भी आपका अशांत होता है। ओके, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को शांत या अशांत को पहचानने के लिए हमारे पास एक नियम आया है क्लास 9th में, जो कि ये नियम है। वो नियम क्या है, भिन्न शांत होगा। यदि हमारा भिन्न शांत होगा, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं कि हमें भागा देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाग करेंगे तब पता करेंगे कि भिन्न शांत है या फिर अशांत है, तो उसके लिए क्लास 9th में एक चैप्टर में ये दिया हुआ है एक नियम, जो कि यह भिन्न शांत होगा यदि हमारा P/Q जो भी भिन्न दिया हुआ है वो हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। ओके, यानी कि P/2n इंटू m/m, 2n इंटू m/m होना चाहिए। ओके, ये जो है आपका भिन्न जो दिया हुआ है P/Q, कुछ भी भिन्न हो सकता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, P/2n इंटू 5/m के बराबर होगा, तभी ये भिन्न शांत होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिया है 7/20। अब यहाँ पे देखिए P की जगह क्या है, 7 है, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो। ओके, अच्छा 20 को आप जब यहाँ पे आप गुणनखंड करोगे 20 का गुणनखंड करो एलसीएम निकाल के, तो 2 × 2 = 10, 2 × 10। ओके, तो यानी कि ये आपका हो गया 2/2 इंटू 5/1। ओके, तो यानी ये देखिए इस फॉर्म में आया है ना, यहाँ पे 2/2 है और 5/1 है। यहाँ पे n और m कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक है। तो लेकिन ये जो आपका बेस है, बेस आपका 2 और 5 ही होना चाहिए। ओके, अगर 2 और 5 नहीं है तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, भिन्न अशांत होगा यदि हमारा P/Q जो है वो बराबर नहीं होगा P/2n इंटू m/m के बराबर नहीं होगा,
तब ये अशांत होगा। जहाँ m और n क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5/22। अब यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे हम बनाएंगे। यहाँ आपका हो गया 5। ओके, अच्छा 22 का गुणनखंड आप करो, 22 का गुणनखंड, तो ये आपका हो जाता है 11 दूनी 22, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 पर पावर 1 इंटू 11 पर पावर 1। ओके, अब देखिए 2 पर पावर तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 आया है क्या, नहीं ना। इट मीन्स कि हमको जो बेस है, बेस 2 और 5 वो तो आना ही आना चाहिए। ओके, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो वो अशांत हो जाएगा। सो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। गॉट इट। आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं घातांक नियम के बारे में, क्योंकि घातांक का भी जिक्र है हमारे इस बुक में। ओके, तो घातांक का फॉर्मूला क्या है, देखिए घातांक का कुछ नियम है। a पर पावर m इंटू ए पर पावर n इक्वल टू होता है a पर पावर m प्लस n। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है, a क्या है आपका बेस है, और ये m और n क्या है पावर है। तो a पर यहाँ पे देखिए मेरा क्या है बेस 2 है, और इस पे पावर कुछ दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है 3, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, उसी प्रकार 2 पर पावर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस, यहाँ भी बेस समान है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा बेस समान हो और ये इनटू में हो, क्या किस में हो, इनटू में है, इनटू में होना हो, तो आप इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, यानी कि 2 पर पावर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार ये आपका घातांक नियम कहलाता है। उसी प्रकार यदि आपका a पर पावर m फिर इस पे पावर n है, तो ये आपका डायरेक्ट गुना हो जाता है a पर पावर m इंटू n, यानी कि ये डायरेक्टली गुना हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 पर पावर 3, फिर इस पे भी पावर दिया हुआ है 4। ओके, तो ये पावर पे पावर है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 दिया 12। ओके, सो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप 3 नंबर यहाँ पे देखिए आप a पर पावर m बटा a पर पावर n होगा, तो आपका जो है ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये रूल के मुताबिक यहाँ पे ये फॉर्म टूटेगा। ओके, तो a पर पावर हो जाएगा m माइनस n, यानी कि ऊपर में जो पावर है वो तो रहेगा ही, और ये n जो है इसमें जाकर के घट जाएगा। ये कब हो रहा है ये कंडीशन, जब आपका बेस बराबर हो, यानी कि बेस आपका a जो है बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल से आप समझिए, यहाँ पे बेस क्या है 5, यहाँ पे बेस क्या है 5, पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है ऊपर वाले में नीचे वाला क्या होता है घट जाता है, तो 5 पर पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 5 पर पावर 1 हो जाएगा, यानी कि हम सीधा में से 5 कह सकते हैं। ओके, तो 1 पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है। गॉट इट। चलिए एक और इसका एक नियम है, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m, है ना, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m इक्वल टू ए बी पर पावर m, हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बेस क्या है सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया एग्जांपल में, बेस इसमें क्या है 2, इसमें है 3, यानी कि ये भी सेम नहीं है, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो हम पावर सेम होना चाहिए और बेस अलग अलग हो और इनटू में हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको जो है इनटू को हम इनटू में रखेंगे, और पावर जो आपका सेम है वो डायरेक्ट इन दोनों पे एक ही पावर आ सकता है। ओके, तो डायरेक्ट हम 2 इंटू 3 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 पर पावर 3 हम डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सो इस प्रकार हम इसे घातांक का नियम समझते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गॉट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।